नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में, जहां हम बात करने वाले हैं नए भारत की। और नए भारत की बात कर रहे हैं तो आप सभी डीडी न्यूज के दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ नया सवेरा में होंगी प्रेस रिपोर्ट्स, बात होगी आत्मनिर्भर होते भारत की आर्थिक विकास की बात करें तो यहाँ भी इसकी बानगी आपको दिखेगी। खेल जगत में क्या हो रहा है खास बताएंगे आपको, साथ ही कैसे रख सकते हैं आप अपनी सेहत फिट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना नैयर और मैं हूं शहला निगार। हम नया सवेरा में टेक टॉक भी करेंगे, नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, वो हर एक बात जो आपके दिन को खास बनाने वाली है। तो शुरुआत कर लेते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। स्मारक डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता आज से प्रभावी। अगले 15 सालों में $100 बिलियन निवेश का लक्ष्य। चेन्नई थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की घोषणा। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का जोरदार भूकंप, मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हुई। 140 से ज्यादा लोग हुए घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ की धमाकेदार शुरुआत। पहले मुकाबले में श्रीलंका 59 रनों से हराया। अमनजोत ने वनडे में जड़ा अपना पहला अर्धशतक। और देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में भक्तों का तांता। कल पीएम मोदी ने सीआर पार्क और कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और पीएम इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला विशेष रूप से डिजाइन डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना है। आरएसएस मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह 100 साल के योगदान को नमन करने का अवसर है। एक शताब्दी में संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ साथ आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने में अपना विशेष योगदान दिया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शताब्दी समारोह में भाग लेने वाले हैं। विशेष डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे 100 साल के इतिहास के बारे में। कभी 5 सदस्यों से शुरू हुई थी आरएसएस की ये नींव और आज एक बड़ा संगठन बन चुका है। 100 साल की उपलब्धियों और आगे और क्षितिज पाने के लिए, उपलब्धि हासिल करने के लिए आरएसएस लगातार प्रयासरत है।
देखिए, हम जानते हैं कि अपने शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवेश करने जा रहा है। विजयादशमी के दिन इसकी शुरुआत हुई थी और जो एक वर्ष के जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसमें संघ की तरफ से जो कार्यक्रमों की रूपरेखा है उसमें ये बताया जाएगा, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है और देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की क्या भूमिका रही है और संघ क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में एक विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और इसके लिए हम जानते हैं कि देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस श्रृंखला में हमने देखा था कि दिल्ली में हाल ही में व्याख्यान माला का आयोजन हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का, और उसमें हमने देखा था कि तमाम प्रश्नों के उत्तर उनकी तरफ से दिए गए थे। इस तरह की कुछ और व्याख्यान मालाएं बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में होंगी। इसके साथ ही साथ देश भर में आरएसएस प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकें करेगा, तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी करेगा, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका है, उसके क्या विचार हैं, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएं और आगे की क्या रूपरेखा है, 21वीं सदी में संघ की क्या भूमिका रहने वाली है, उस बारे में भी एक रूपरेखा होगी। मनाया जाएगा और संघ के किस प्रकार से कार्य रहे हैं और क्या कुछ कार्य करता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हमने देखा भी है बीते सालों में कि किस प्रकार से संघ के आप कोरोना काल में देखिए किस प्रकार से मदद के हाथ आगे बढ़ाए और उसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं। लगातार संघ जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर काम कर रहा है, तो उस चीजों को आम जन तक पहुंचाया जाए, आम जन तक जो है जागरूकता बढ़े, उस दिशा में ये पूरा शताब्दी वर्ष। बिल्कुल, संघ के कार्यों की जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे क्या कुछ सोच रहा है, उसकी क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि शाखाओं के विस्तार की एक पूरी कार्य योजना पर काम हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वनवासी कल्याण और हम अलग अलग संस्थाओं के जरिए हम जानते हैं अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो काम किया है, उन सब की एक विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे में अब तक की जो एक हम कहें उपलब्धि रही या फिर अब तक जो संघ के कार्य रहे हैं, उस बारे में भी लोग जाने समझें, इसकी भी एक तरह से देखें व्यापक स्तर पर इस चर्चा होगी। और यही वजह है कि जब शताब्दी वर्ष की कार्य योजना बनाई जा रही थी और उसकी पूरी जानकारी दी गई, तब इस बात को रेखांकित किया गया कि शताब्दी वर्ष में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि संघ को जानो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप राय बनाइए, लेकिन पहले आइए उस संघ के कार्यों के बारे में जानिए। तो ये इस पर एक बहुत जोर रहने वाला है और आगे क्या कुछ अगले दशकों में संघ अपने विस्तार करने वाला है, शाखा विस्तार या फिर जिस व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की एक लक्ष्य के साथ जो संघ ने अपनी शुरुआत की थी और 100 वर्षों की जो यात्रा पूरी की है, तो उसकी एक जानकारी दी जाएगी। इसीलिए हम जानते हैं कि बड़े शहरों में व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जा रहा है। हमने दिल्ली में इस तरह की एक व्याख्यान माला देखी भी थी। तो आगे क्या उपलब्धियां हासिल कर सकता है और क्या क्षितिज हासिल कर सकता है, इसकी रूपरेखा भी आज देखने को मिलेगी। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज भारत की कूटनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जी हां, भारत और यूरोप के 4 देशों वाले ब्लॉक EFTA के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता अब प्रभावी हो गया है। पिछले साल हुआ ये समझौता निवेश, रोजगार और नए बाजारों तक पहुंच का बड़ा वादा करता है। तो अगर इन ग्राफिक्स पर नजर डालें तो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ये समझौता है। व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता इसको कहा जा रहा है, जो कहते हैं इसको टेपे, TEPA, यानी भारत एफ्टा इसको कह रहे हैं, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता। पहली बार 4 विकसित यूरोपीय देशों के साथ FTA की बात हो रही है। 15 वर्षों में $100 अरब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता है, ये 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। भारत EFTA और साथ ही आपको बता दें कि EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का प्रमुख साझेदार है। साथ ही अगर बात करें सेवा क्षेत्र की, उसमें IT, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्रोत्साहन,
ट्रेनिंग, कौशल विकास, टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ावा मिलने वाला है। बिल्कुल, डेयरी, कोयला, सोया और कुछ जो कृषि उत्पाद हैं उनको सुरक्षा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, नौकरी सृजन, सेवा क्षेत्र को मजबूती, निवेश, व्यापार और सेवाओं और टेक्नोलॉजी में गहरा सहयोग शामिल है। तो भारत और EFTA के बीच ये समझौता कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूती लाने वाला है और कई क्षेत्र भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। देखते रहिए नया सवेरा। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के पोनेरी के पास एनोर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना स्थल पर मचान गिरने से असम के 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि मजदूर 1320 मेगावाट क्षमता वाले एनोर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताप विद्युत केंद्र के लिए कंक्रीट का मेहराब बना रहे थे, तभी 20 फीट से ज्यादा ऊंचा मचान ढह गया। साथ ही मजदूर घायलों को बचाने के लिए दौड़े और उन्हें सरकारी स्टैनली अस्पताल ले गए। दुर्भाग्य से 9 लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि एक का इलाज अभी चल रहा है। हर रोज का जैसे हम लोग काम कर रहा था, तो अचानक से वो बीच से जो हो गया, क्लैश हो गया। तब हम लोग नीचे वाला तो सब भाग गया इधर उधर, तो ऊपर वाला रिगर रह गया ऊपर में। जो वो लोग जो सेफ्टी से काम कर रहे हैं वो लोग भी सिर्फ पाइप का सब आ गया नीचे में। जो भी इंसिडेंट हुआ है सब एक ही गांव का आसपास का ही है। सब दोस्ती यारी एक ही रूम में, एक ही कमरा में रुक के लोग एक ही साथ खाता था, सोता था। हर रोज की तरह सब लोग अपना काम कर रहा था। किसी को ये इंसिडेंट होगा किसी को मालूम नहीं था। तो जब आवाज किया तो जो नीचे था वो तो इधर उधर थोड़ा साइड हो गया, और उस जो ऊपर काम कर रहा था उसको उठाने के लिए चांस भी नहीं मिला, मौका नहीं मिला, क्योंकि वो ज्यादा हाइट था। तो अचानक कोलैप्स हो गया। तो वो लोग जो सेफ्टी बेल्ट फंसा के रखा हुआ था, तो साथ में एक नोट्स 5 के साथ एक साथ गिर के वो थोड़ा ये इंसिडेंट हो गया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु की चेन्नई में इमारत ढहने से हुई इस दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि तमिलनाडु की चेन्नई में इमारत के ढहने से हुई इस दुर्घटना से दुखी हूँ। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया है और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय परंपरा, विरासत और संस्कृति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अपनी विरासत पर गर्व की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। पीएम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना से लेकर बुद्ध सर्किट के विस्तार और सेंगोल के सम्मान जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। बीते वर्षों की बात करें तो किस तरह भारत की सांस्कृतिक विरासत उभर कर विभिन्न मंचों पर सामने आई है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए।
किसी भी समाज की सांस्कृतिक विरासत उसके मूल्यों, परंपराओं और साझा अनुभवों का परिणाम है, जो एकता और समभाव की भावना को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की एकता और इसकी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को बखूबी समझते हुए न केवल आधुनिकता को अपनाया है, बल्कि अपनी जड़ों और विरासत को भी सशक्त रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, कोई भी देश तभी महान बनता है जब वह अपने इतिहास पर गर्व करे और अपनी संस्कृति को आत्मविश्वास से अपनाए। इसी सोच के कारण भारत के पुराने धरोहर स्थल आज दुनिया भर में नई पहचान पा रहे हैं। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। प्राचीन भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश से पुनर्जीवित हो रहा है। उन्होंने नालंदा को केवल एक शैक्षणिक संस्था ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक बताया है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन इस संदेश के साथ किया गया है कि भारत फिर से वैश्विक स्तर पर ज्ञान का दाता बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि नालंदा का पुनर्निर्माण भारत की उस गौरवशाली विरासत का सम्मान है जो हजारों सालों से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। इसी श्रृंखला में बुद्ध सर्किट का विकास प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक विजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। मोदी सरकार ने बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ जैसे पवित्र स्थलों को आधुनिक सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से जोड़ा है। इससे न केवल बौद्ध धर्मावलंबियों को सुविधा मिली है, बल्कि भारत की शांति और करुणा की छवि विश्व भर में और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि बुद्ध का मार्ग आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेंगोल को प्रतिष्ठित स्थान देना एक ऐतिहासिक क्षण था। सेंगोल, जिसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है, भारत की प्राचीन परंपराओं और राजसत्ता की निरंतरता का द्योतक है। इसे संसद भवन में स्थापित कर पीएम ने यह संदेश दिया कि भारत लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ते हुए भी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कदम अतीत और वर्तमान के बीच सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक है। भारतीय परंपरा के प्रतीक, पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों का पुनरुत्थान पर भी पीएम मोदी का विशेष ध्यान रहा है। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, समुद्र की गहराइयों में आज भी अपनी विरासत समेटे हुए है। प्रधानमंत्री ने द्वारका में शोध और विकास कार्यों को प्रोत्साहित किया है, ताकि भारत की प्राचीन समुद्री संस्कृति और पुरातत्व का महत्व दुनिया तक पहुंचे। उनका मानना है कि द्वारका केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के इतिहास और समुद्री सभ्यता की अनमोल धरोहर भी है। प्रधानमंत्री मोदी की पहलें यह दिखाती हैं कि भारत के लिए धरोहर केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति है। चाहे वह नालंदा की पुनर्स्थापना हो, बुद्ध सर्किट का विस्तार हो, सेंगोल का सम्मान हो या द्वारका की खोज, इन सभी प्रयासों के पीछे उनकी यही सोच है कि भारत को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उसे आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर प्रस्तुत करना चाहिए। और अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख शांति व्यवस्था वहां पर बरकरार है और लेह जिले के अंतर्गत सभी दुकानें आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि लेह जिले में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं लद्दाख प्रशासन ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों पर स्पष्टीकरण दिया है। लद्दाख प्रशासन ने कहा कि सोनम वांगचुक समेत कुछ व्यक्तियों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई विश्वसनीय सबूतों पर आधारित है।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित है, इसमें किसी तरह की प्रताड़ना या पक्षपात नहीं है। प्रशासन का कहना है कि HIAL पर वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच चल रही है। मान्यता न होने के बावजूद युवाओं को डिग्रियां दी जा रही थीं। सैकमॉल का FCRA रद्द और कई उल्लंघनों के आधार पर किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि सरकार 20 सितंबर को वार्ता की तारीख पहले ही तय कर चुकी थी, फिर भी सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिए और युवाओं को उकसाने की कोशिश की। प्रशासन ने कहा कि सरकार पहले ही 20 सितंबर 2025 को वार्ता की तारीख घोषित कर चुकी थी। बावजूद इसके सोनम वांगचुक ने लगातार भड़काऊ बयान दिए। सोनम वांगचुक ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का हवाला देकर युवाओं को उकसाया। 11 सितंबर 2025 को दिए इंटरव्यू में कहा कि शांति के लिए गांधी जी का रास्ता जरूरी नहीं है। सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू करने से पहले मास्क, हुडी पहनने की अपील की। कोविड का बहाना बनाया। उन पर अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन और आत्मदाह जैसे विचार रखने का भी आरोप है। साथ ही प्रशासन ने कहा कि कई बार आत्मदाह की बात रखी, तिब्बत जैसे विरोध का सुझाव दिया। प्रशासन का आरोप है कि हालात बिगड़ने पर भी उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश नहीं की। लद्दाख प्रशासन का कहना है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और कानून अपना काम करेगा। और अब बात नवरात्र की। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से, छतरपुर मंदिर से, वहीं कटरा की तस्वीरें भी आपके सामने आ रही है। वहीं प्रयागराज में भी इस समय पूजा अर्चना की जा रही है। अलोपी शंकरा मंदिर की ये तस्वीरें। और आज नवरात्र के 9वें दिन यानी कि नवरात्र के अंतिम दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही आप देख सकते हैं मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला मंदिर की बात की जाए तो भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की। वहीं छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां भक्ति और सजावट का एक संगम अद्भुत और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। तो वहीं हरिद्वार के वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने मां की भव्य आरती की आराधना की। और प्रयागराज के अलोपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में आज सुबह भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर में नवरात्रि की धूम है, भक्तों में बेहद उत्साह है। देश भर के मंदिरों में अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं। और इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में देवी कन्याका परमेश्वरी को सजाने के लिए 5 करोड़ रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मां को सजाने के लिए 7 किलोग्राम सोना और 12 किलोग्राम चांदी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मां के 9 दुर्गाओं की पूजा हो रही है, 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। और आज 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में एक अलग ही रौनक है। और हमारे साथ कटरा और दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से गिरीश निशाना जुड़ रहे हैं, वहीं कटरा के वैष्णो देवी मंदिर से देवेंद्र ठाकुर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गिरीश, आपके पास आना चाहेंगे। झंडेवालान मंदिर की रौनक ही अलग होती है। इन दिनों में भक्तों का तांता लगा होता है। अब क्योंकि 9 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 9वीं मनाई जा रही है। क्या रौनक है वहां मंदिरों में? सीधा मंदिरों की तस्वीरें दिखाएं हमें। देखिए भावना और सहला, मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो है 9वां महानवमी है। महानवमी के दिन झंडेवालान मंदिर के अंदर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। लोगों ने पूरे 9 दिनों तक व्रत रखे हैं। कई लोगों ने व्रत रखे हैं, कईयों ने पहला और आखिरी व्रत रखा है। और अगर हम झंडेवालान मंदिर की बात करें तो मेरे कैमरा सहयोगी सौरभ बख्शी से कहूँगा कि वे देर से दिखाएं जा सकते हैं कि कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह 4 बजे से लगातार मंदिर के अंदर पहुँच रहे हैं। माँ झंडेवालान के हम अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहेंगे कि सीधा माँ झंडेवालान के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। महानवमी है, महानवमी को लेकर
बहुत उत्साह का माहौल है। काफ़ी लोग घरों में कन्या पूजन कर रहे हैं, कईयों ने महाअष्टमी की है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो महानवमी करते हैं। नौ व्रत रखने के बाद पूरी तरह से अपना उपवास खोलते हैं। मेरे दाईं तरफ यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे हैं। पूरा एक अलग उत्साह का माहौल इस समय झंडेवालान के अंदर देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। चौकी जागरण का आयोजन किया गया है मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। उत्साह का माहौल पूरा देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। जो माँ की जो आरती है वो लेने के लिए वो लोग पहुँच रहे हैं। तो एक अलग उत्साह का माहौल झंडेवालान मंदिर के अंदर देखने को मिल रहा है। महानवमी का दिन है, खूबसूरत तस्वीरें भक्ति तो ऐसे और में आस्था काफी की लोगों ने साफ नजर आ घरों में रही है। कन्या पूजन गिरीश कटरा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, और वैष्णो देवी मंदिर से देवेंद्र ठाकुर मौजूद हैं। देवेंद्र, आज 9वां दिन है नवरात्र का और महानवमी मनाई जा रही है। अलग ही उत्साह है, उल्लास है। आप दिखाइए वहां पर किस तरह का नजारा। जी, आज महानवमी मनाई जा रही है और नवमी के साथ ही हम कहें तो नवरात्रि जो होते हैं उसका अंत होता है। सुबह से ही हमने देखा जो श्रद्धालु यहाँ पे हैं वो माता वैष्णो देवी के भवन के लिए कतारों में लगे हुए हैं और अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। हालांकि दिन चढ़ने से पहले ही हमने 3-4 बजे देखा लोग अब कतारों में खड़े हो चुके थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं भवन परिसर को जो है देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। आज अंतिम नवरात्र है तो लोग व्रत रखते हैं। श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे उनके खाने पीने और बाकी सुरक्षा की अगर बात करें तो ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे भवन परिसर को जो है वो एक खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। भक्ति में माहौल है यहाँ पे। और अभी इस समय अगर हम बात करें तो यहाँ एक विशेष आरती जो है वो चल रही है और जिसके बाद शतचंडी महायज्ञ है। यहाँ पे देश और राज्य की जो है सुख समृद्धि की कामना की जाती है। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है, वो चल रहा है। और जिसके साथ साथ श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं उन्हें एक खास तरह का अनुभव रहे इन नवरात्रि के दिनों में, उसके चलते श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से दी जाने वाली सारी सुविधाएं, जिसमें बैटरी कार है, हेलीकॉप्टर है, रोपवे है, ये सब दी जा रही हैं। और जो लोग दिव्यांग हैं, स्पेशली एबल पीपल हैं, उनको ये सब चीजें नवरात्रों के दिनों में जितनी भी फैसिलिटीज है वो श्राइन बोर्ड की ओर से मुफ्त दी जा रही हैं। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनका उत्साह जो है, उनमें जो माता को लेकर अगर हम बात करें, जहाँ पे जो दर्शनों की आलसा है वो बढ़ चुकी है। लोग दर्शन के लिए घंटों अपनी बारी का, अगर और हर मंदिर कोई का चाहता है। नजारा भी दिखा सके हमारे दर्शकों को, वो दृश्य दिखा सके किस तरह से भक्ति और आस्था का ये सैलाब वहां उमड़ा हुआ है। जी, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा भवन के दृश्य दिखा पाएं कि आप देखिए कि भवन परिसर जो इस समय है वो पूरा धुंध में जो है वो लिपटा हुआ है। और जो श्रद्धालु यहाँ पे हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय जहाँ पे जो मौसम है काफी सुहावना है। अगर बात करें बाकी जगहों की अपेक्षा तो पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय है। पूरे इलाके में इस समय धुंध पड़ी हुई है और श्रद्धालु जिसका जो है वो खूब मजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, साफ तौर पर दिख रहा है कि भक्ति और उल्लास दिख रहा है और भक्तों की भीड़ वहां पर है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से शुरू की गई है भक्ति का रस यहाँ देखने को मिल रहा है। गिरीश, आप भी यहाँ झंडेवाला से हैं, माँ के जयकारे यहाँ लगाए जा रहे होंगे और जयकारों के साथ पूजा आराधना की जा रही होगी, माँ की सुबह आरती की गई होगी। जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा, माँ के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूँगा कि वे देर से दिखाएं, जहाँ देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। लोगों में एक अलग उत्साह है। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे, आज कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन आप लोगों के? आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज रामनवमी है, 9वां नवरात्रा है, महासिद्धिदारी मातृ का स्वरूप है। माँ झंडे वाली की बहुत बहुत जय जयकार है, बहुत बहुत जय जयकार है माँ झंडे वाली की। आप किस तरह से रखते हैं सर? बिल्कुल, भक्ति का सैलाब यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है। माँ के जयकारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं माता पूजा जी की जा रही। गिरीश और देवेंद्र, तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए और माँ की तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांवों की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं, जमीनी हकीकत बन चुकी हैं। कैसे बदल रही है गाँव की सूरत, देखिए हमारी खास पेशकश मेरा गाँव आज में। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेरी पंचायत से जो है 2 सड़कें बनी हुई हैं जिनका निर्माण हुआ है, जिससे जो है जो एक सड़क है रिगड़ सकरोहा चवाड़ी और दूसरी है हमारी रिगड़ बंगलो। बहुत ज़्यादा मदद मिली हुई है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है मेरी पंचायत में टॉयलेट की सुविधा, जो सार्वजनिक टॉयलेट हैं उनकी सुविधा जो है लोगों को मिल रही है, क्योंकि अभी कुछ एक कार्य जो है वो निर्माणाधीन है जिनका कार्य चला हुआ है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही चला हुआ है। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने इन योजनाओं को चलाया हुआ है तब से लेकर जो है मेरी पंचायत ने जितनी भी योजनाएं चली हों, चाहे मातृबंधन योजना जो हमारी है शिशु से संबंधित गर्भवती महिला के लिए, उसका लाभ लिया, आपके जन धन योजना का लाभ मेरी पंचायत के लोगों ने लिया, और अन्य जितनी भी उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए इन योजनाओं को चलाया और उसके बाद जो है हर जनमानस तक जो योजना जो है उनके घर द्वार तक जो पहुंची। उज्ज्वला गैस मिली है और ये चूल्हा और सिलेंडर मिला है, और इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारी रसोई जो है धुआं मुक्त हो गई है। प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है, जो मातृवंदना योजना है, उसका बेनिफिट जो है हमने लिया है। मतलब जैसे जब से गर्भावस्था के दौरान और जब डिलीवरी वगैरह हो जाती है उस टाइम तक, उसके बाद भी हमें क्या इसका जैसे पोषण के लिए जैसे हमें अनाज मिलता था, राशन वगैरह दिया जाता था, और इसी के थ्रू जो सेंटर से जितनी भी हेल्प होती थी वो हमें मिलती थी। और उसके बाद जो है हमारा जब बेबी हुआ तो उसके बाद हमें उससे पैसे, मतलब जो भी राशि आती है, धनराशि जो आती है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई थी, और उस राशि का भी हमने लाभ लिया है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
मैंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दी गई स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें मैंने अपनी बेटी का खाता भी खोला हुआ है और अभी पोती जन्मी उसका भी खाता खोला हुआ है। तो जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं उससे उनकी बातचीत से हमारा हौसला थोड़ा बुलंद होता है कि आने वाले समय में बच्चियों को पढ़ाई लिखाई के समय में, विवाह के समय में जो है तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो है वो लाभ उठाने के लिए उन्होंने बात कही है। और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का। जी हाँ, किसान निधि का लाभार्थी मैं भी हूँ। तो जो कि साल की 6,000 किस्त मिलती है, उससे जो है हमें बीज खरीदने या औजार वगैरह, खाद वगैरह, उसका जो है फ़ायदा हुआ है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। भी मेरे को 5 साल अभी तक हुए हैं सरपंच पद में। और जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में थी तब यहाँ मैं पूरे गांव में घूमती हूँ और देख रही थी तो कोई किसी के घरों में अच्छे घर नहीं थे, पूरे लकड़ी के घर थे। तो प्रधानमंत्री साहब से जो योजना है पीएम घरकुल की, उनके मार्फत से जो यहाँ के सब लोगों को ऐसे कुल मिलके सब 150 घरकुल अभी तक लोगों को दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से घरकुल मिला है, उसमें से पैसे 1,40,730 रुपया मिला है। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है। पहले लकड़ी का घर था, अभी नया घर बनाया, घरकुल मिला तो पीएम मोदी की वजह से, तो मुझे अच्छा लग रहा है। पीएम जन सुविधा के तहत हमें इधर लोगों को जब देखा तो सब सर्वे किया तो मशान भूमि नहीं थी, तो 2 जगह इधर मशान भूमि हमने दिया है, जैसे भावशे में दिया है और एक महसूल गांव, जैसे मेरे 2 है, भावशे और खुस्ते। जन सुविधा से अभी पीएम से सड़क योजना भी हो गई है, सब जगह से जो सड़क है वो अच्छे तरह से मिलके बन गए हैं सब। अभी सोलर के तहत तो हमें 2 जगह जैसा जो कुआं रहता है उसके ऊपर लगाए हैं, स्कूल में लगाए हैं, आंगनवाड़ी है हमारी, उधर भी हमें सोलर प्लांट सब जगह बिठा दिए। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमारे गांव में स्मशान भूमि का ये काम हो चुका है। इसका फायदा हमारे जो घरटनपाड़ा, पाटिलपाड़ा, भुसारेपाड़ा और खोस्ते, ये 4 पाड़ों को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो। मैं भी अपने लिए कुछ बड़ा करने का सोच रहा था। पंचायत समिति शाहपुर में गया, उधर भी मेरे को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैंने खुद का एक तालाब बनाया है और इस तालाब में मैंने मच्छी पालन भी किया है और इस पानी का मैं खेती को भी मैं वापर करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जो आप अपने यहाँ है अभी नरेंद्र मोदी जी साहब है, सचमुच हमें खुशी मिल रही है कि उनका ध्यान सब जगह पे है। हम ग्रामीण भागों में इतने दरी खोरे में अच्छे मतलब दरी में रहते हैं, तभी सब जगह उनका ध्यान है। हमें उनके सब योजना का अच्छी तरह से लाभ मिल रहा है। പള്ളിക്കത്തോട് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് 100ഓളം പേർക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രമായ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യ പി.ടി. ഉഷ എം.പി. പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആദർശ് ഗ്രാമമായി ദത്തെടുത്തത് പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. വളരെ വിഷമകരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലൊരു ടൗൺ ഹാളായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്.
അത് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നവീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി CFC ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏതാണ്ട് 3.5 വർഷമായി നമ്മൾ വർക്കുകൾ നടത്തി 3.5 വർഷം കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ വെച്ചാണ് ഇതൊന്ന് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 10 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി കേന്ദ്ര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം ഒരു പുതിയ ടർഫായി മാറാൻ പോകുന്നത്. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ടർഫോട് കൂടി ഇതിന് ചുറ്റും ഫെൻസിങ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റടിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കായിക പരിശീലനത്തിനും അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നവീന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയെ പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 46 സെൻറ്റ് സ്ഥലം പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി 45 ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കി അതിലൊരു പ്രോജക്റ്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 80% ജലജീവൻ മിഷനിലെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വർഷത്തോളം വളം മേടിച്ചിടാനും മറ്റുള്ള രീതികൾക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് പണിക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പണിയൊക്കെ നിർത്തണമല്ലോ, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, പണിക്കൂലിയും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പണിക്കൂലിക്കും ഇതിനുള്ള വളം മേടിക്കാനുള്ള പൈസ അറിയുന്നുണ്ട്. പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കയ്യൂരിലുള്ള ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാമ യോജന പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന വിവരം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെൻ്ററിലേക്ക് അവരുടെ CSR ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ജിമ്മും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോള്, തൈറോയിഡ്, പ്രഷർ എനിക്കുണ്ട്. അത് വളരെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. സുകന്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പൈസ ഇടുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ അവർക്കൊരു പ്രയോജനമാവും. അവളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുക. വഴിയോര യാത്രക്കാർക്ക് ശൗചാലയം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ PMAYയുടെ നിരവധി വീടുകൾ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നൽകുവാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 15 കോടിയോളം രൂപ നമുക്ക് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തരികയും ഏതാണ്ട് ആ തുക നമുക്കിവിടെ ചെലവഴിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ശുദ്ധജലം വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദ്ധതിയായ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസുകൾ, അതുപോലെ സുകന്യ യോജന, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, അതുപോലെ തന്നെ PM കിസാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏതാണ്ട് 100% ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടി. ഇത്രനാളും വിറകാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വലിയൊരു ഉപകാരമായി. ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രകാരമുള്ള വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിന് നല്ല ലഭ്യതയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കുടിവെള്ളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല വെള്ളമാണ്. യാതൊരു കെമിക്കലും ഇല്ലാത്ത വെള്ളമാണ് വരുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ഈ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായ FHC മുത്തോലിൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ OP സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയാണ്. രാവിലെ 9 മുതൽ 4 മണി വരെ പേഷ്യൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. 3 ഡോക്ടേഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയാണ് OP സൗകര്യങ്ങൾ. കൂടാതെ NCD ക്ലിനിക്കുകൾ, ആൻറ്റിനേറ്റൽ ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തി വരുന്നു. PM ആവാസ് യോജന വഴി കിട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ 2 കിടക്ക് കിട്ടി. ഇനിയുള്ള 2 കിടക്ക് കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വരുന്നവരേക്ക് വീടുകൾ പണി പൂർത്തിയായിരിക്കും. 3 മാസം കൂടി 2000 രൂപ വെച്ച് നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കപ്പയുണ്ട്, വാഴയുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കാച്ചിൽ, ചേമ്പ്, പിന്നെ മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി ഉണ്ട്. ଯେବେ ମୋଦି ସରକାର ଆଇଲା ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ
এই ଚାଉଳର 5 କେଜି ଚାଉଳ ପିଛା ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଲା ଦିନଠୁ ମା ମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବାର ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। मोदी सरकार आइला दिनठू रोड रास्ता मध्य पूरा कराऊँच जोटा कि आम पंचायत रे फंड्स माध्यम मोदी सरकार केंद्र सरकार को योजना जोटा कि आम पंचायत रे 6 मास को कम से कम 6 लाख पर्यंत आसी स्वच्छता उपरे ध्यान दिया जाउची एवं रोड रास्ता करूँ। मु जो अवस्था होती पानी पवन रे बेसी असुविधा थी मुई एवं नरेंद्र मोदी मोर मत घर गुड़ देला बहुत सुविधा रोचे एवं मत किसी टेंशन नहीं पवन आइले कि वर्षा आइले भी टेंशन नहीं स्लाब घरटा आराम से रोचे। पानी रो आमे बहुत असुविधा होतिलु बेले कूओ पानी पीउतिलु एबे पानी सुविधा सरकार जोड़ा कर देले नल पानी सफा पानी आसुची आमे आराम रे पाई पारुछु सुविधा रे अछि। तापरे लुगा धोइबा पय आमे बंध को जाउतिलु एबे नल पानी रे का धोई सफा करूछु। सब सरकार द्वारा हम बहुत उपकृत हेलु सेति पय सरकार को बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जेतबे प्रधानमंत्री देश रे हमर गाँव गोटे अमृत सरोवर देखुछंती अमृत सरोवर देले अमृत सरोवर देवारू आमर गाँव रे जो कुली लोक बाहर जाउतिले हैदराबाद कर्नाटक बेंगलोर फेंगलोर जाउतिले एनआरजीएस माध्यम रे श्रमिक मान को 273 टंका आकार रे सप्ताह पेमेंट है एमती 100 दिन सेमती सरकार व्यवस्था कले कुली मजूर लोग बाहर न जाई आमर अमृत सरोवर काम करुछंती। देशर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देउची ए प्रकार गाँव कल्याण काम कले आगु आमर गाँव आगु जीव और लोक भी सुविधा हेबे तांकर शासन काल रे आम गाँव गहली रे बहुत सुविधा हम पाउछ एवं आम ग्रामवासी एवं पंचायतवासी मोदी सरकार को धन्यवाद जनाउछु। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से फिर तपता है पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ मोंगिया स्टील मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए प्रेस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की बात करें तो पहली खबर जो हम देख रहे हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई है और दिल्ली में हमें पता है कि हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या ये सड़क से समस्या से 2-4 हर रोज ही होना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है कि फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाए और ISBT पर इसके लिए एक रोड प्रिंट जो है वो शुरू भी हो चुका है। और अगली खबर हम ले रहे हैं जनसत्ता से, जहां आज से जो UPI भेजने के ऑनलाइन गेमिंग के जो नियम बदल रहे हैं उसकी खबर को प्रकाशित किया गया है और आज से ये नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। इसमें रेलवे टिकट बुकिंग, UPI से पैसे मांगने, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS और ऑनलाइन गेमिंग के नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ साथ डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट सेवा में भी बदलाव कर दिया है। इसके तहत कई जगह पर शुल्क में इजाफा किया गया है तो कुछ स्थानों पर कमी भी की गई है। अगली खबर जिसका रुख कर रहे हैं वो है साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई। जी हां, देश में हर घंटे साइबर अपराध की 10 घटनाएं दर्ज हो रही हैं और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार भी लगातार काम कर रही है और हर 60 मिनट में हत्या की 3 वारदातें सामने आ रही है। 65,000 से अधिक साइबर अपराध के मामले साल 2022 में दर्ज किए गए। 86,000 से अधिक साइबर अपराध के मामले साल 2023 में दर्ज किए गए हैं। और साथ साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये है IGI एयरपोर्ट पर आज से ई आगमन कार्ड सुविधा शुरू हो रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विदेश से नई दिल्ली पहुंचने पर ई अराइवल कार्ड की सुविधा शुरू हो रही है, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस प्रणाली है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन को कहीं ना कहीं सरल बनाती हुई नजर आएगी।
तो ये तो थी हमारे समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख खबरें अलग अलग क्षेत्रों से जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। और अमेरिका में शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट से फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए हैं और 60 वोट के बजाय बिल के समर्थन में 55 वोट पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों के कैंसर रिसर्च को तेज करने के लिए एआई के उपयोग हेतु एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और अब बात कारोबार जगत की, देखते हैं बिजनेस ब्रीफ में। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। सस्ती ईएमआई के साथ 6 फैसलों पर रहेगी नजर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में गन्ना अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर एक समर्पित टीम की जाएगी गठित। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के 3 सिद्धांतों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अपनी क्षमताओं, सप्लाई चेन और वैल्यू चेन को मजबूत बना रहा है। और अब खबरें खेल जगत से, स्पोर्ट्स ट्रैक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया है। भारत ने 271 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने 211 रन पर आउट हो गई। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सुमित ने 71.37 मीटर का नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण जीता। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के नायक युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से शिष्टाचार भेंट की। क्रिकेटर तिलक वर्मा ने मुख्यमंत्री को एक क्रिकेट बैट भी भेंट किया। और नया सवेरा में अब देख लेते हैं मौसम का मिजाज।
नया सवेरा में वक्त हो गया है अब आपसे विदा लेने का। महानवमी के पावन अवसर पर चलते चलते आपको दिखाते हैं देश भर के मंदिरों की भव्य झलकियां। तो आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप उठाइए इन खूबसूरत झलकियों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।